हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटड़ा क्लासेस। आज के इस वीडियो में अपन 12th अकाउंट्स की क्लास पढ़ रहे हैं। आप सभी को पता है पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 2 अपने चल रहा है और लेसन नंबर 2 में अपन पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। और आप सभी को पता है कि कैलकुलेशन ऑफ गुडविल में अपन ने फर्स्ट मेथड जो है पढ़ ली है, मतलब फर्स्ट मेथड अभी चल रही है, लेकिन उसका फर्स्ट भाग अपन ने पढ़ लिया फर्स्ट मेथड का। फर्स्ट मेथड कौन सी चल रही है बच्चों? अपने फर्स्ट मेथड चल रही है ईयर्स परचेज मेथड। ईयर्स परचेज मेथड का जो ए भाग था, फर्स्ट पार्ट ए था, वो अपन ने पढ़ लिया है। वो था आपके एवरेज प्रॉफिट बेस। एवरेज प्रॉफिट में आपके दो प्रकार थे, दो मेथड थी, आपको ध्यान होगा। फर्स्ट तो थी आपकी सिंपल एवरेज और दूसरा था आपके वेटेड एवरेज। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको आगे समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसका लिंक आपको भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिए उस वीडियो को। तो चलिए फिर इस वीडियो में अपन शुरू करते हैं दूसरा पार्ट इसका। अपन फर्स्ट मेथड का दूसरा पार्ट अपन शुरू करते हैं। दूसरे पार्ट का नाम है बच्चों, दूसरे भाग का नाम है अधिलाभ आधार यानी सुपर प्रॉफिट बेस। बहुत अच्छा प्रॉफिट है ये सुपर प्रॉफिट, क्योंकि आगे जो मेथड्स अपन पढ़ेंगे ना, कैपिटलाइजेशन मेथड आपके चाहे एक परचेज कंसिडरेशन मेथड हो या एन्युटी मेथड हो, सब जगह जो है सुपर प्रॉफिट काम आता है लगभग। तो सुपर प्रॉफिट की गणना यानी कैलकुलेशन करना अगर अपने को आ गया तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल अपने कंप्लीट है। और बहुत आसान है, सुपर प्रॉफिट भी कोई टफ नहीं है। इनके सबके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, सभी के आपको सूत्र याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और क्या फॉर्मूलों को। तो लिखिएगा पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला है इसका, वही गुडविल का ही लेंगे अपन। तो गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? गुडविल इज इक्वल टू, सूत्र होगा आपके सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो आएगा ही, उसमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अपने को, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस मेथड का नाम है, उसी का एक पार्ट बी है। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, 2 साल 3 साल 4 साल, तो वो आप यहाँ लिखे और यहाँ आप लिखे सुपर प्रॉफिट यानी अधिलाभ। ठीक है। और अब अपन क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन अपने को करनी पड़ेगी। तो नीचे वर्किंग नोट आपको लिखना है और सारी कैलकुलेशन जो है आपको वर्किंग नोट में करनी है। ठीक है। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, जैसे कि सुपर प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर आप सुपर प्रॉफिट का सूत्र लिखेंगे कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ध्यान दीजिएगा क्या सूत्र है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस होगा बच्चों आगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट, ध्यान दीजिएगा, मैं बोल भी रहा हूँ लिख भी रहा हूँ, नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो है अपन ने कैलकुलेट करना आता है अपने को, अपन ने सीखा था, आप सभी को पता हो तो कल वाली मेथड्स में अपन ने सीखा था। वही मैं कह रहा हूँ आपको कि कल वाला वीडियो आपने नहीं देखा तो पहले जाके देख लीजिए। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बहुत आसान था, आपको सभी को पता होगा। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बराबर सूत्र था इसका एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, यानी एवरेज प्रॉफिट में से पार्टनर रिम्यूनरेशन माइनस कर दो। और एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो एवरेज प्रॉफिट का सूत्र था, याद हो तो आपको, एवरेज प्रॉफिट बराबर टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स का भाग लगाएंगे। तो वो फॉर्मूले अगर आपने नहीं देखे हैं, वो सूत्र आपने नहीं देखे हैं या वो वीडियो आपने नहीं देखा, तो मैं वही कह रहा हूँ आपको बार बार कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पहले देख लीजिए। ठीक है। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने को निकालना आता है, अपने को केवल क्या कैलकुलेट करना है, नॉर्मल प्रॉफिट बच्चों। तो नॉर्मल प्रॉफिट का सूत्र फिर लिखते हैं अपन, और क्या। तो नॉर्मल प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो ये यहीं तक खत्म हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये यहीं तक खत्म हो जाएगा, आगे नहीं चलना अपने को। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं हो तो फिर उसका फॉर्मूला लगाना, सभी समझ रहे हैं आप कि नॉर्मल प्रॉफिट बराबर होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसका भी, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इनटू सूत्र है एनआरआर क्या है भी मैं बताऊंगा, अपॉन 100। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो होता है विनियोजित पूंजी, यानी आपने बिजनेस में कितना पैसा लगाया वो। अगर ये भी क्वेश्चन में नहीं हो, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी पूंजी लगाई, वो भी क्वेश्चन में नहीं दी हुई हो, तो इसका भी फॉर्मूला अपने पास, इसका भी मैं आपको फॉर्मूला लिखूंगा। और एनआरआर का मतलब यहाँ पे होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ध्यान दीजिए क्या होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी सामान्य प्रत्याय दर। सामान्य प्रत्याय दर का मतलब ये होता है कि आपको बिजनेस में किस रेट से प्रॉफिट मिल रहा है, यानी प्रॉफिट की क्या रेट है, यानी आपके रिटर्न की क्या रेट है। देखिए, बिजनेस का मालिक बिजनेस में पैसा लगाता है तो थोड़ा बहुत रिटर्न तो वो अपेक्षित करता है ना, वो अपेक्षा करता है कि इतना रिटर्न तो मुझे मिले, तो उसे कहते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी किस रिटर्न से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, किस रेट से, किस दर से आपको प्रॉफिट मिलता है, उससे कहते हैं सामान्य प्रत्याय दर, जो आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी। लेकिन अगर नहीं दी हुई हो तो इसका भी अपने पास फॉर्मूला है। ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं हो बच्चों, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लगाना, और अवेलेबल हो तो फिर फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं। यानी अपने को आगे तभी बढ़ेंगे अपन जब अपने पास अज्ञात सूचनाएं होंगी, यानी कोई सूचनाएं जो ज्ञात नहीं होगी, तभी अपन आगे के फॉर्मूले लगाएंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर क्वेश्चन में ना हो तो आप इसका फॉर्मूला लगाएं, जो कि बहुत आसान है। कुछ नहीं करना बच्चों, टोटल एसेट्स में से यानी सभी एसेट्स जो आपको दी हुई होगी उसमें से आप आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दें। ध्यान दीजिएगा,
टोटल एसेट्स माइनस हो जाएगा आउटसाइड लाइबिलिटीज़। देखिए टोटल एसेट्स का मतलब तो होता है एसेट साइड की टोटल यानी सभी संपत्तियां, और आउटसाइड लाइबिलिटी का मतलब होता है बाह्य दायित्व। तो देखिए लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है। मैंने 11th क्लास के जो वीडियो बनाए थे 11th क्लास में भी आपको काफ़ी कुछ समझाया था। अगर आपने वो 11th क्लास की वीडियोज़ भी नहीं देखे तो पहले आपको वही लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, 11th क्लास की वीडियो आप देख लीजिए, क्योंकि 11th क्लास अगर आपकी कंप्लीट है तो आपका बेस जो है कॉमर्स का अकाउंट्स का वो मजबूत है, और जिस स्टूडेंट का बेस मजबूत है बेस उसको कॉमर्स में आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए मैंने सबसे पहले ही जब ये अपन ने यूट्यूब चैनल शुरू ही किया था तब 11th क्लास के ही वीडियो मैंने बनाए थे, ठीक है। पर फिर भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होती है। देखिए लाइबिलिटी दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की ही होती है, इनसाइड आउटसाइड, यानी वो कह सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। तो आउटसाइड का मतलब होता है बाह्य दायित्व, यानी जो बिजनेस के बाहर पे करनी है। तो कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है जो बिजनेस के बाहर देनी होती है, बिजनेस के अंदर नहीं देनी होती है, और कुछ लाइबिलिटी जो होती है ऐसी होती है जिनका भुगतान आपको बिजनेस के अंदर करना पड़ता है। जैसे जो आपके बिजनेस के ओनर होते हैं, जो बिजनेस को आपको ओनर को देना है वो तो आपकी क्या है, इनसाइड लाइबिलिटी यानी इंटरनल लाइबिलिटी है। कौन सी, जैसे कैपिटल, प्रॉफिट और रिजर्व, ठीक है। कैपिटल, प्रॉफिट और रिजर्व, ध्यान दीजिए, कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व में सारे रिजर्व आ गए, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व। तो इन पे क्या होता है, मालिक का अधिकार होता है, बिजनेस के ओनर का अधिकार होता है। तो बिजनेस का ओनर कहाँ होता है, बिजनेस के अंदर होता है, तो बिजनेस के अंदर ही पे करनी है, इसलिए उनको इंटरनल कहा जाता है। और इन तीन को छोड़कर, किस को, कैपिटल, प्रॉफिट और रिजर्व को छोड़कर अन्य जितनी भी लाइबिलिटी है वो सब आउटसाइड लाइबिलिटी कहलाती है। जैसे बैंक लोन, बिजनेस के बाहर पे करना, जैसे क्रेडिटर्स, बिजनेस के बाहर पे करना, बिल्स पेबल, बिजनेस के बाहर पे करना है, तो ये आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा सा वीडियो वापस पीछे करके देख लीजिए अगर आपको बात समझ में नहीं आई आउटसाइड की, क्योंकि मैं बार बार रिपीट करूंगा तो बात क्यों ही हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए आउटसाइड लाइबिलिटी क्या है, जो क्वेश्चन में आपको अवेलेबल करा रखी होगी, दे रखी होगी, और टोटल एसेट्स में से आउटसाइड लाइबिलिटी आप माइनस कीजिएगा तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड आप यहाँ लिखेंगे तो आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आप यहाँ लिखेंगे तो आपके सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, और सुपर प्रॉफिट यहाँ लिखेंगे तो आपकी गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में एनआरआर नहीं दिया हुआ हो, ध्यान दो बच्चों, एनआरआर वैसे हर क्वेश्चन में वो देगा आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लेकिन अगर एनआरआर बाई चांस नहीं दिया हुआ हो तो फिर आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि एनआरआर इज इक्वल टू, पूरा नाम भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर। ब्याज की दर आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको क्या करना है, प्लस रिस्क फैक्टर को जोड़ना है। रिस्क फैक्टर क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आप जानते हैं, ब्याज की दर 8%, 2% आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, प्लस आप रिस्क फैक्टर आगे जोड़ दें, यानी ब्याज की दर जितना ब्याज आपको मिलता है उसमें आप रिस्क कितना जोड़ना चाहते हैं वो रिस्क आप जोड़ दें तो आपके एनआरआर आ जाएगा, ठीक है। देखिए बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए किसी बैंक में जमा कराए, तो 1 लाख रुपए पे मान लेते हैं आपको 6% ब्याज मिलता है, मान लेते हैं 6% आपको ब्याज मिलता है। तो आप क्या अपेक्षा करेंगे कि 1 लाख रुपए मैं मेरे बिजनेस में लगा रहा हूँ, क्योंकि आप तो कैपिटल लगाएंगे, बिजनेस के ओनर कैपिटल लगाएंगे, बिजनेस में 1 लाख रुपये आप लगाएंगे। तो आप ये सोचते हैं कि यार 1 लाख रुपये मैं मेरे बिजनेस में लगा रहा हूँ तो कम से कम 6% रिटर्न तो मुझे मिले, क्योंकि मैं बैंक में जमा करा था तो 6% मुझे ब्याज मिलता, तो 1 लाख का 6% सालाना मुझे रिटर्न मिले, मैं इतनी अपेक्षा करता हूँ अपने बिजनेस से। तो उसमें 6% तो वो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस 2% आप अपना रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं आप। देखिए क्योंकि अगर आप बैंक में लगा दे तो कोई रिस्क नहीं है, आपका आराम से गए बैंक में जमा कराया और निश्चिंत घर पे जाके सो गए तो भी 6% आपको मिल रहे हैं। लेकिन बिजनेस में तो आपको काम करना पड़ेगा, कितना रिस्क ले रहे हैं आप अपने पैसे पर, तो रिस्क भी आप जोड़ना चाहेंगे। जैसे मान लो रिस्क आप 2% जोड़ना चाहते हैं तो 6 में आप 2% जोड़ दीजिए तो 8% आपकी क्या आ जाएगा बच्चों, 8% आपके एनआरआर आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने डिटेल में समझाया आपको रिस्क फैक्टर और अब आप रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ गए। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी दर दे रखी होगी आपको और रिस्क फैक्टर की भी आपको दर दे रखी होगी, दोनों को जोड़ना आप, ये 8% आ जाएगा। तो देखिए बच्चों अब आराम से मैं आपको वापस सभी सूत्र सभी फॉर्मूले एक बार और रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है इस मेथड में तो गुडविल के लिए आपको सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से गुणा करेंगे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आपको क्वेश्चन में दिया होगा, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अपने को कैलकुलेट करना आता है, पीछे अपन ने पिछले मेथड में पढ़ा था। लेकिन अगर नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं हो तो नॉर्मल प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100, समझिएगा बात को। उसके बाद अगर मान लो कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में नहीं हो तो फिर टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी करेंगे। और अगर एनआरआर भी क्वेश्चन में नहीं हो, वैसे 99% क्वेश्चन में आपको एनआरआर दी हुई होगी, लेकिन नहीं हो तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप रिस्क फैक्टर जोड़ें, रेट ऑफ इंटरेस्ट की भी आपको दर देगा, रिस्क फैक्टर की भी आपको दर देगा, जोड़ना और यहाँ लिखना बच्चों, आराम से आपको क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। जितना ये आगे ले जाना चाहे उतना आपको आगे ले जा सकता है। जैसे मान लो नॉर्मल प्रॉफिट ही आपको दिया हुआ है तो फिर ये यही खत्म हो जाएगा, मान लेते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है मान लो, और आपको यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर दिया हुआ है तो फिर यही खत्म हो जाएगा। फिर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड और एनआरआर का फॉर्मूला लगाने की
जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन कैसा आए वो क्वेश्चन के ऊपर निर्भर करता है। बाकी आपको सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं और फॉर्मूलों में कुछ अमाउंट जमाते जाना है, लिखते जाना है, कैलकुलेट करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बहुत आसान मेथड्स होगी। सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, आगे की जितनी मेथड्स आएगी उसमें सुपर प्रॉफिट काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो फिर ठीक है, इसको एक बार और देख लीजिए वीडियो। कोई प्रॉब्लम हो तो और कोई विशेष प्रॉब्लम्स हो तो फिर कमेंट्स में लिखिए। और ये फर्स्ट मेथड आज अपनी कंप्लीट हो गई, ईयर्स परचेज मेथड, जिसके 2 भाग थे, दोनों भाग अपन ने कंप्लीट किए 2 वीडियो में। अब अपन दूसरी, तीसरी, चौथी मेथड जो आएगी आगे, कैपिटलाइजेशन मेथड, आपके एनुटी मेथड, वो अपन आगे की वीडियोज़ में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।